बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चौथा चैप्टर कानूनों की समझ। तो बच्चों, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कानून कौन बनाता है। कानून बनाने का काम किसका है? संसद का है। तो बच्चों, संसद का काम जो है विभिन्न तरह के कानून बनाना है, और जो संसद कानून बनाती है उसको जो है पूरे देश को मानना पड़ता है। बच्चों, बहुत से कानूनों के बारे में आप लोगों को पता भी होगा। हर चीज़ के लिए जो है तमाम तरह के कानून होते हैं। जैसे अगर हम वोट देना चाहें तो उसके लिए भी कई तरह के कानून हैं। जैसे हमारी उम्र 18 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए, जो वोट दे रहा है उसके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, और हर कोई जो है अपने संसदीय क्षेत्र से ही वोट दे सकता है। इसी तरह यदि आपको कोई संपत्ति खरीदनी है या बेचनी है तो कौन कौन से कागज़ बनवाने होंगे, किस किस से साइन करवाने होंगे, इन सभी चीज़ों के लिए कानून होते हैं। तो बच्चों, हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए अलग अलग कानून होते हैं। तो इस चैप्टर में हम कानून से जुड़े हुए कुछ सवालों पर ही बात करेंगे, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे, क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून कैसे बनते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कानून लोगों को पसंद ना आए और वह लागू हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? अब इसमें हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। वो पहला टॉपिक है, क्या कानून सब पर लागू होते हैं। तो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि प्राचीन समय में भारत में कानून कैसे थे, फिर जब औपनिवेशिक शासन आया भारत में उस समय कानून कैसे थे, और फिर उसका कंपैरिजन करके अभी का कानून हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन समय में भारत में कानून कैसे थे। तो बच्चों, प्राचीन समय में जो था, बहुत पहले भारत में जो है अलग अलग जाति के लिए अलग अलग कानून थे। तो बच्चों, कुछ मामलों में जो है एक ही अपराध के लिए जाति के आधार पर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। ठीक है, एक ही अपराध के लिए व्यक्तियों को क्या होता था, जातियों के आधार पर अलग अलग सज़ा दी जाती थी। तो इसमें ज़्यादा सज़ा किसे दी जाएगी? जो नीची जाति के होंगे। तो जो नीची जाति मानी जाने वाली जातियाँ थी उनको ज़्यादा सज़ा दी जाती थी, और उसी अपराध के लिए जो ऊंची जाति वाले थे उनको कम सज़ा दी जाती थी। तो जो जाति के आधार पर सज़ा देने में भेदभाव का यह चलन जो खत्म हुआ, वो हुआ औपनिवेशिक शासन के दौरान। औपनिवेशिक शासन यानी कि जब अंग्रेज भारत आए, क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए भारतीय सिर्फ भारतीय थे। ठीक है, उनके लिए ऊंची नीची जाति इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कोई ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने को जो है सुपीरियर मानते थे, अपने को ऊंचा मानते थे, और सभी भारतीयों को एक ही कैटेगरी में रखते थे। ठीक है, वो सभी भारतीयों को नीचा देखते थे और सभी भारतीयों को एक सी सज़ा देते थे। तो बहुत सारे लोग जो है, ख़ास तौर से जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उनका मानना था कि हमारे देश में जो कानून का शासन है, कानून का शासन मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं, सब लोगों के लिए एक सी सज़ा होनी चाहिए। तो जो कानून का शासन है, इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों ने की। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं इसे मानते नहीं हैं, और इसके लिए उनके पास बहुत से कारण भी थे। तो जो इतिहासकार थे उनके पास कारण जो थे, उसमें पहला कारण था, जो औपनिवेशिक कानून थे वो मनमानेपन पर आधारित थे। और दूसरा कारण था, जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश एजुकेशन देनी शुरू की, और जो भारतीय ब्रिटिश एजुकेशन लेते थे वो जो है ब्रिटिश कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर सकते थे। ब्रिटिश कोर्ट यानी कि ब्रिटिश कोर्ट में किसकी प्रैक्टिस करते थे? वकील के रूप में प्रैक्टिस करते थे, और वहाँ पर वो जज भी बन सकते थे। तो जो भारतीय राष्ट्रवादी थे, भारतीय राष्ट्रवादी में कौन? वकील, जज आदि जो ये लोग थे, उन्होंने कानूनी मामलों के विकास में जो है अहम भूमिका निभाई। बच्चों, तो इन दोनों वजहों से ही हम नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में कानून का राज या कानून का शासन वो लोग यहाँ पर लाए। अब हम इसमें एक आध उदाहरण देखते हैं कि जो औपनिवेशिक कानून था, मनमाने, हमने पहला कारण देखा ना कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। तो हम उदाहरण देखते हैं कि कैसे जो है हम कह सकते हैं कि जो औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। तो इसका एक उदाहरण है, सन 1870 में जो है ब्रिटिश एक कानून लाए जिसका नाम था 1870 का राजद्रोह एक्ट।
तो बच्चों इस कानून के मुताबिक, कौन से 1870 का जो राजद्रोह एक्ट था, इस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उस पर जो है बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार उसको किया जा सकता था। तो जो भारतीय राष्ट्रवादी वकील थे उन्होंने मनमानेपन पर आधारित कानून का एक विरोध करना शुरू किया और उन्होंने अपनी बातों को मनवाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। और यह संघर्ष किसका था? समानता का संघर्ष था कि हमें भी एक ही समान माना जाए। ठीक है, तो जिन अदालतों में भारतीय वकील प्रैक्टिस करते थे वहीं पर जो है ब्रिटिश वकील भी प्रैक्टिस करते थे। तो यहाँ पर क्या होता था, जब दोनों वकील प्रैक्टिस करते थे तो जो भारतीय थे, भारतीयों के साथ बहुत अनेक प्रकार के भेदभाव होते थे, जैसे उन्हें कम तनख्वाह देना उसी काम के लिए, उन्हें छुट्टी नहीं देना और आदि कई से भेदभाव भारतीय वकीलों के लिए होते थे। तो जो ये कानूनी पेशे में लगे भारतीय थे, इन्होंने मांग की कि उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए और जो भारतीय राष्ट्रवादी वकील थे वे अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। इस प्रकार से बहुत से भारतीय वकील व भारतीय न्यायाधीशों ने बहुत बड़ा योगदान दिया कानून के शासन के विकास क्रम में। इस वजह से बच्चों हम कह सकते हैं कि भारत में जो कानून का शासन आया इसमें बहुत बड़ा योगदान था भारतीय राष्ट्रवादियों का। बच्चों जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय जो है हमारा संविधान बन रहा था, देश जो है एक नया संविधान बना रहा था और लोग इस बारे में बातें करें कि जो नया संविधान होगा यह कैसा होगा। तो जो हमारे देश के जो संविधान बना रहे थे, जो संविधान के सदस्य थे, संविधान बनाने वाले, उन्होंने जो है कानून के शासन की बात की और आज़ाद भारत में उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की मनमानी नहीं चलेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो था हमारे संविधान का वह यह था कि सभी लोग कानून के अंदर आएंगे। हमारे आज़ाद देश में जो कानून होगा वो कानून लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो लोग अलग अलग धर्म के हों, अलग अलग जाति की हों या अलग अलग लिंग के हों। कानून जो है सबके लिए एक सा होगा। और भारतीय संविधान के अनुसार हमारे जो प्रतिनिधि हैं कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन भी करते हैं। अब इसका एक हम उदाहरण देखते हैं। 2005 का हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून, जो पहले एक कानून था बाद में उसमें संशोधन किया गया। तो इसमें कैसे संशोधन किया गया इस कानून में? 2005 का हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून था। तो बच्चों जो पहले सिस्टम था वो क्या था कि जो परिवार की संपत्ति होगी उसमें जो हिस्सा होगा उस संपत्ति में वो केवल लड़कों का होगा, केवल पुरुषों को ही उस संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। लेकिन इस नए जो कानून में संशोधन किया गया इसके अनुसार जो है बेटे, बेटियां और उनकी माँ तीनों को ही परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। अब बच्चों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नए कानून किस तरह बनते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।